हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अगली वीडियो में बताया था, इसकी पहले की वीडियो में प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दर्पण दर्पण तथा उसके प्रकार। दर्पण किसे कहते हैं, उसके प्रकारों को आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर दर्पण की बात आती है। दर्पण हम लोगों ने बहुत देखा है, अपने दैनिक जीवन में दर्पणों को बहुत देखा है। यह हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना हमारा कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो दर्पण किसे कहते हैं और कैसे बनाया जाता है, चलिए इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई खोखला गोला होता है। ये खोखला गोला है। अब इसका जो छोटा सा भाग होता है, इसको हम काट लेते हैं। खोखला गोला है, इसका हम एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं, जो कि यह आपको चित्र में दिख रहा है। तो अब अब इसके एक और कलई कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, जिससे प्रकाश की किरण आर पार ना जा सके, ताकि वो जो पृष्ठ है इसका वो कैसा बन सके, अपारदर्शी बन सके। ठीक है, समझ में आ गया कि एक खोखला गोला है जिसका हम छोटा सा अंश काट लेते हैं तथा उसकी ओर देखिए, यहाँ पर उसकी ओर एक और पालिश कर लेते हैं, जिसके कारण उसका पृष्ठ जो हो जाता है परावर्तक हो जाता है। हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला पृष्ठ क्या है, हमारा परावर्तक पृष्ठ है। समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि एक खोखला गोला है जिसका एक अंश काट लेते हैं और उसकी एक तरफ कलई कर देते हैं, उसकी एक तरफ कलई कर देते हैं, जिससे उसका पृष्ठ क्या हो जाता है, परावर्तक हो जाता है। अब यहाँ से अगर कोई भी प्रकाश किरण आएंगी तो वो परावर्तित हो जाएंगी, यही होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आगे समझते हैं इसके। अब यहाँ पर दर्पण को परिभाषित कैसे करेंगे, यहाँ पर कहेंगे किसी खोखले गोले को काट कर एक और कलई करने पर जो प्राप्त होता है, जो निकाय प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। समझ में आ गया कि एक खोखले गोले को काट कर उसके एक तरफ कलई करने पर जो निकाय प्राप्त होता है उसे कहते हैं हम क्या, दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप लोगों ने ये पृष्ठ देखा। अब जहाँ पे यहाँ पे कलई किया गया था, इसके पहले के जो चित्र दिखाया गया था आपको, उसके ऊपरी तरफ क्या किया गया था, कलई। आप दोनों पृष्ठों के किसी एक पृष्ठ पर कलई कर सकते हैं, या तो आप अंदर की ओर कलई कीजिए या तो बाहर की ओर पॉलिश कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बाहरी सतह पर कलई करें, तो जो अंदर का सतह होगा वो परावर्तक पृष्ठ होगा। मतलब जब प्रकाश किरण यहाँ पे आपतित होंगी तो वहाँ से परावर्तित हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, बिल्कुल वही घटना यहाँ पर घटेगी। अब यहाँ पर जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होंगी उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरण परावर्तित होंगी उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। और जहाँ पर कलई किया गया है, जो उभरा हुआ, देखिए यहाँ पर उभरा है ना, उभरे हुए पृष्ठ पर जब कलई करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल पृष्ठ कहेंगे। समझ में आ गया। मतलब जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, और उभरे हुए पृष्ठ को हम उत्तल और दबे हुए पृष्ठ को हम अवतल। यहाँ पर मैं आपको एक चित्र के माध्यम से और समझा दूँ। ये देखिए, यहाँ पर समझिए कि ये देखिए उभरा हुआ पृष्ठ है, यहाँ पर कौन सा है, यही वाला तो है उभरा हुआ पृष्ठ, तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल पृष्ठ कहेंगे, उत्तल पृष्ठ कहेंगे। और दबा हुआ पृष्ठ क्या है, ये वाला है, ये वाला दबा है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, अवतल पृष्ठ कहेंगे, अवतल पृष्ठ कहेंगे। समझ में आ गया कि उभरा हुआ पृष्ठ उत्तल पृष्ठ तथा दबा हुआ पृष्ठ अवतल पृष्ठ कहलाता है। समझ में आ गया। चलिए आप लोग नोट्स बनाते रहिए। आप लोग पहले लिखेंगे दर्पण, हेडिंग डालेंगे ई में, दर्पण मिरर, हेडिंग लिखेंगे दर्पण मिरर। तो इसमें लिखिए आप, जब किसी खाली खोखले गोले को जब किसी खाली खोखले गोले को काट कर जब किसी खाली खोखले गोले को काट कर
खाली खोखले गोले को काटकर उसके एक तरफ पॉलिश या लाल ऑक्साइड से कलई कर दिया जाए। उसके एक तरफ पॉलिश या लाल ऑक्साइड से कलई कर दिया जाए तो प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है। हो गया यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम दर्पण के प्रकार। दर्पण समझ ले। दर्पण किसे कहते हैं? जब किसी खाली खोखले गोले को काटकर उसके एक तरफ पॉलिश या कलई कर दिया जाए तो प्राप्त निकाय दर्पण कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए, या एक परिभाषा और है, क्योंकि दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है तो हम यहाँ कहेंगे वह निकाय लिख लीजिए आप या करके, वह निकाय जो समस्त प्रकाश की किरणों को परावर्तित करवा देता है। समस्त प्रकाश की किरणों को परावर्तित करवा देता है, दर्पण कहलाता है। वह निकाय जो समस्त प्रकाश की किरणों को परावर्तित करवा देता है, दर्पण कहलाता है। हो गया। अब इसके नीचे नई लाइन से लिखिए, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण के बारे में देखेंगे क्या होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण, मैंने दर्पण में आपको बताया कि जो पृष्ठ प्रकाश को परावर्तित करवा देता है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, परावर्तक पृष्ठ, एक शब्द यहाँ पर ध्यान रखिए, परावर्तक पृष्ठ। अब यहाँ पे देखिए समतल दर्पण है। समतल माने क्या होता है? प्लेन होता है, समान एकदम। तो क्या कहेंगे हम समतल दर्पण को? कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए इसको मैं समझा देता हूँ आपको। अब समतल है, परावर्तक पृष्ठ कैसा है? हमारा समतल है। तो हम जानते हैं कि दर्पण की एक ओर कलई किया होता है। समतल दर्पण के एक ओर क्या किया जाता है? कलई। कोई भी दर्पण हो उसके एक तरफ कलई किया जाता है और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा दर्पण। तो अब यहाँ पर दिया है समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो। परावर्तक पृष्ठ क्या है? मतलब ये वाला पृष्ठ क्या है? समतल हो। उसे क्या कहेंगे हम? समतल पृष्ठ कहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जब प्रकाश की किरण आएंगी, जैसे मैंने आपको बताया था प्रकाश का परावर्तन, तो उसमें समतल दर्पण का ही प्रयोग किया गया था, जिसे मैंने परावर्तक पृष्ठ का नाम दिया था। तो वही क्या था? हमारा समतल दर्पण। यहाँ से प्रकाश किरण आएंगी और ये परावर्तित हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा? हमारा अभिलंब हो जाएगा। समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगा? हमारा आपतन कोण हो जाएगा, ये परावर्तन कोण हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यही था। ऐसे चित्र बना लीजिए आप, समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन।
हो गया। अब यहाँ पे हम समतल दर्पण के बारे में देखेंगे। समतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने का नियम, कैसे प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए समतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। अब मान लीजिए आप किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, आप किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो आपका हूबहू चित्र बन जाता है, हूबहू प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। यहाँ पर समतल दर्पण है, यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, अब उसका हूबहू प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ठीक है, मतलब समतल दर्पण लिखिए आप, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का नियम हेडिंग रहेगा आपका ये। उसके अंतर्गत लिखिए पहला लिखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु के समान, सदैव वस्तु के समान, वस्तु के समान होता है। यहाँ पर देखिए आप चाहे जिस समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, वो आपके समान ही प्रतिबिंब बनाएगा। ये हो जाएगा पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा। चलिए अब मान लीजिए दूसरा पॉइंट समझेंगे यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और दर्पण से वह मान लीजिए 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब यहाँ पर समतल दर्पण समान प्रतिबिंब तो बनाता है, हम लोग के वस्तु के समान प्रतिबिंब बनाता है। अब इसकी खासियत यही होती है कि जब वस्तु मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो समतल दर्पण होता है वह 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पीछे की ओर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। जितना व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा होगा उतना ही उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे बनेगा। मान लीजिए 10 मीटर सामने खड़ा है, 10 मीटर सामने खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब 10 मीटर पीछे बनेगा, 10 मीटर पीछे बनेगा। मान लीजिए 20 मीटर सामने खड़ा है तो उसका 20 मीटर पीछे बनेगा। अब यहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि यदि वस्तु, यहाँ पर रुकिए आपको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर इरेज कर दूँ। क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। चलिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसकी दूरी बराबर होती है। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। ऐसे पूछता है कि कोई वस्तु दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है तो वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। अब यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करेंगे, जो कि क्या होगा 30 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि जो वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर खड़ा होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। तो यहाँ पे ये भी 30 सेंटीमीटर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दर्पण वस्तु तथा दर्पण प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 30 दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ये वस्तु हो गया और ये प्रतिबिंब हो गया, इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ में आ गया। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए। देखिए यदि कोई वस्तु देखिए कोई वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर खड़ा होता है, दर्पण से जितनी दूरी पर खड़ा होता है या स्थित होता है, कोई व्यक्ति या वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर खड़ा या वस्तु या स्थित होता है, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब नहीं लिखिए आप, दर्पण द्वारा उस व्यक्ति अथवा वस्तु का बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। तो उस व्यक्ति
अथवा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि ये मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, इसे रहने दीजिए आप। मान लीजिए कोई h हाइट का व्यक्ति है, कोई h हाइट का व्यक्ति है। अब उसे अपने समतल दर्पण में, उसे किसी समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना है। ये कोई व्यक्ति है। अब इसे समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना है, मतलब पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो उसे h/2 आकार का दर्पण चाहिए। मान लीजिए कोई भी लंबाई का व्यक्ति है, उसे अपना पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अपने लंबाई के आधे लंबाई का समतल दर्पण उपयोग करना चाहिए। हो गया। यहाँ पर लिखिए, किसी h आकार के व्यक्ति को, किसी h आकार के व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, अपना पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए h/2 आकार के, h/2 आकार के समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। h/2 आकार के समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। h/2 लंबाई के समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। चलिए, आज यहाँ पर समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम क्या था हमारा, एक बार फिर से समझ लीजिए पूरा कि समतल दर्पण, एक व्यक्ति खड़ा है, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़ा है, खड़ा है, वो h आकार का है, तो समतल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब h आकार का ही बनेगा, मतलब वस्तु के बराबर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर व्यक्ति दर्पण से जितनी दूरी पर बना है, मान लीजिए 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो उसका 10 मीटर दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या है कि h आकार के व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए h/2 आकार का दर्पण लेना होगा। h/2 आकार का दर्पण लेना होगा, तभी उसका पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि h/2 मतलब उस व्यक्ति के लंबाई का आधा होना चाहिए, आधे से अधिक होगा तो चलेगा, लेकिन आधे से कम नहीं होना चाहिए, तब उसका पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। चलिए, इसके बाद पहला हो गया हमारा समतल। दूसरा क्या था हमारा, गोलीय दर्पण। दूसरा क्या था, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हो गया आपका गोलीय दर्पण। तो यहाँ पर गोलीय है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। यहाँ पर हेडिंग डालिए गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पर लिखिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, एक परावर्तक पृष्ठ ये है और एक परावर्तक पृष्ठ ये है। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गोलीय दर्पण के प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के साथ ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, पूरा समाप्त हो गया। अब दूसरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे अवतल उत्तल, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, या हम पढ़ सकते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। गोलीय पृष्ठ द्वारा
गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन। इसमें क्या था, समतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, और अगले में क्या होगा, गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।